नमस्कार दोस्तों, न्यूजन कॉम्पिटिशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 फरवरी 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए। आशा करूंगा ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देरी न करते हुए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किसे जल योद्धा शहर की उपाधि दी है? ए अयोध्या, बी पटना, सी नोएडा या डी कोलकाता? आंसर है इसका सी नोएडा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने नोएडा में जल योद्धा शहर की उपाधि दी है। नोएडा ने सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट प्लांट का भी खिताब जीता है। साथ ही वर्ष को जल पुनः उपयोग परियोजना के लिए भी उनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। नोएडा प्राधिकरण के जो अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है सतीश पाल और प्राधिकारी के जल विभाग के उप प्रबंधक आरपी सिंह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। यह ओखला का ही एक पार्ट है और इसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्थापना, इस प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। अभी यह उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट है जो एनसीआर में भी आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए नई दिल्ली, बी सिंगापुर, सी पर्थ या डी कोलंबो? आंसर है इसका सी पर्थ। 7वां हिंद महासागर हाल ही में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसमें हिंद महासागर के जो तटीय देश है के नेता, मंत्री और अधिकारी गण शामिल हुए थे। इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इंडिया फाउंडेशन विदेश मंत्रालय और विदेश मामले और व्यापार विभाग के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन करता है। सम्मेलन का उद्देश्य स्थिर टिकाऊ हिंद महासागर की ओर विषय इस बार इसका थीम थी, जो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना होता है। इस सम्मेलन का लक्ष्य महत्वपूर्ण राज्यों और प्रमुख समुद्री भागीदारों के बीच में बातचीत करना और सहयोग, एक दूसरे का आपसी सहयोग में एकजुट करके क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। हिंद महासागर सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 से शुरू हुई थी। यह सम्मेलन इसका जो अभी ये पर्थ में हुआ है, ये इसका 7वां संस्करण था। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी या डी 14 फरवरी? आंसर है इसका बी 12 फरवरी। हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे भारतीय उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत होती है, जो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलता है। इस बार इस दिवस की जो थीम थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन, जो भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए NPC के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। NPC 1958 में अस्तित्व में आया था, जो एक स्वायत्त संगठन है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 13 फरवरी या डी 14 फरवरी? आंसर है इसका सी 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रतिष्ठित शख्सियत और भारत की स्वर कोकिला के नाम से, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू की याद में यह मनाया जाता है। 13 फरवरी 2024 को सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती है। सरोजिनी नायडू की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उनके कार्यों एवं महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए 13 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। आंसर है इसका सी उड़ीसा। उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन स्थल स्थित है, जिसको अब चौथा जैव विविधता विरासत स्थल उड़ीसा का घोषित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है वहाँ के वन संरक्षण को देखते हुए। गुप्तेश्वर वन लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र वनस्पति एवं जीवों के लिए स्वर्ग के समान है। सिर्फ स्वर्ग नहीं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ की पूजा भी करते हैं। उड़ीसा के इसके अलावा उड़ीसा के मंदन सरू है या महेंद्रगिरी और गंधमर्दन अन्य 3 विरासत स्थल भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले उड़ीसा और गुजरात राज्य भी यह नीति बना चुके हैं। अभी भारत सेमीकंडक्टर के लिए विदेशों पर निर्भर है। इस नीति से उद्योग लगाने तथा निवेश को आकर्षित करने में आसानी होगी। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का आज का आधार है, ये अगर इसका मार्केट वैल्यू देखी जाए तो 2019-20 में सेमीकंडक्टर उद्योग 5,33,550 करोड़ रुपए का था। आधुनिक युग में अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में सेमीकंडक्टर तो लगता ही लगता है। उसके महत्व को देखते हुए या फिर डिजिटल इंडिया को कारगर करने के लिए सेमीकंडक्टरों पर इंडिया के अंदर उसका उत्पादन करना बहुत ज़रूरी है। इस पर अभी हम पूर्ण रूप से या कहा जाए कि आयात पर ही निर्भर है। अब अलग अलग राज्यों द्वारा अपनी सेमीकंडक्टर नीतियां बनाकर सेमीकंडक्टर उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा पूर्व सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? एक नई दिल्ली, बी देहरादून, सी लखनऊ या डी पटना। आंसर है इसका बी देहरादून। देहरादून के टॉन्स ब्रिज स्कूल में एक यादगार कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, जो भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल रावत के साहस और समर्पण की कहानियां साझा की। उन्होंने इस घटना के बारे में बात की जिससे जनरल रावत को सेना प्रमुख और बाद में सीडीएस रहने हुए पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं पर भारतीय सेना के संचालन में सुधार करने के लिए प्रेरित किया था। राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और सेना के मूल्यों के सच्चे प्रतीक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जनरल रावत की सराहना की थी। जनरल रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था और 8 दिसंबर 2021 को एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? एक नई दिल्ली, बी पटना, सी हैदराबाद या डी कोलकाता। आंसर है इसका सी हैदराबाद। हैदराबाद का एनटीआर स्टेडियम राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 9 फरवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी तक चलेगा। शहर के कोने कोने से जो ग्रंथ प्रेमी हैं, किताबों को पसंद करने वाले और उनका संग्रह करने वाले जो लोग हैं, वो इस पुस्तक मेले से आकर्षित होंगे। ये काफ़ी बहुप्रतीक्षित वार्षिक आयोजन होता है जिसका साल में एक बार आयोजन किया जाता है। मेले का जो उद्देश्य है वो संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इस स्थल का नाम नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तो गद्दार के नाम से विख्यात है, अभी हाल में उनका देहांत भी हुआ है, के नाम पर रखा गया है। मंच पर संस्कृत और तेलुगु के प्रसिद्ध विद्वान रब्बा श्री हरि का नाम भी
है और प्रदर्शनी परिसर में तेलंगाना के शहीदों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी का पहले सोमवार, बी फरवरी का पहला रविवार, सी फरवरी का दूसरा सोमवार या डी फरवरी का दूसरा रविवार। आंसर है इसका सी फरवरी का दूसरा सोमवार। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कैलेंडर में यह एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका उद्देश्य मिर्गी से प्रभावित व्यक्तियों को एक जगह पर एकजुट करना होता है। इस वर्ष दुनिया भर में मिर्गी रोगियों के बीच समुदाय को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करते हुए 12 फरवरी माह का दूसरा सोमवार को यह आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की इस साल की थीम है मेरी मिर्गी यात्रा पर मील के पत्थर। मिर्गी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों को पहचानना और उन पर कार्य करना इस रोग के साथ यही इसके महत्व को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील किस राज्य की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेगी? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी महाराष्ट्र। आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश। पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी ट्रेन है जो अपने अस्तित्व के 22 वर्षों के बाद पैलेस एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार है जो उत्तर प्रदेश के पवित्र भारतीय शहर अयोध्या, काशी और वाराणसी तक जाएगी। पहले काफ़ी समय तक पैलेस ऑन व्हील जो राजस्थान की एक शाही विरासत है वो राजस्थान में ही चलती थी। अब यह दिल्ली से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा और वृंदावन तक की 6 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा की पेशकश अपने कस्टमरों को करेगी। इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य यात्रियों को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक टेपेस्ट्री के में गहराई से उनकी जानकारी देना और उनमें रुचि रखने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वे किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी एथलीट, सी हॉकी या डी क्रिकेट। आंसर है इसका बी एथलीट। विश्व एथलीट मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टन की एक सड़क दुर्घटना में अभी केन्या में हो गई है। उनके साथ उनके कोच गेरवाइस हाकी जिमामा भी थे जो दोनों का ही वहाँ पर मृत्यु हो गई है। केवल 24 साल की उम्र में किप्टन ने अक्टूबर में शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 मिनट में एक नया विश्व रिकॉर्ड रचा था पिछली बार और अपने ही जो हम वतन के एलियूड किपचोगे के पिछले रिकॉर्ड को भी उन्होंने पिछाड़ा था। यह जो दुर्घटना पश्चिमी केन्या के एल्डोरेट और कैप्टाघाट शहरों के बीच हुई है। इस विशिष्ट क्षेत्र में धावों के परीक्षण में महत्व के लिए जाना जाता है। दुर्घटना में कैप्टन और उनके रवांडा कोच की जान भी चलेगी जिससे एथलेटिक समुदाय सदमे में और निराशा में पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया था, वो कौन थी? एक खिलाड़ी, बी एक साहित्यकार, सी एक पत्रकार या डी एक राजनेता। आंसर है इसका बी साहित्यकार। साहित्य जगत की एक प्रतिष्ठित लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित उषा किरण खान की एक संक्षिप्त बीमारी के बाद 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। साहित्य में उनके असाधारण योगदान को स्वीकार करते हुए किरण खान को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत भारती जैसे पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया था। उनका शानदार कैरियर और लेखन के प्रति उनके समर्पण को ये पुरस्कार उजागर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की है? ए द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी
सी राजनाथ या डी एस जयशंकर? आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। सौर ऊर्जा या हरित भोज को बढ़ावा देने और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने के उद्देश्य से यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक क्रांति लाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये योजना लगभग 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ आएगी और सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके देश भर में 1 करोड़ लोगों को घरों को रोशन करने का इस योजना का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसको डिजाइन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, बी फीफा या सी रिलायंस फाउंडेशन या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका बी फीफा। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल F4S कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल भी वितरित किए थे। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।